कभी वो रात याद आती है, परीक्षा से ठीक पहले वाली रात, जब पूरा का पूरा सिलेबस एक पहाड़ जैसा लगता है और दिमाग में बस एक ही डर होता है कि क्लास में जो भी सुना था वो सब कहीं गायब हो चुका है। आज की हमारी बातचीत इसी एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग पर सवाल उठाने वाले एक लेख पर है। ये लेख शिव नारायण ने तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित किया है और ये हमारी शिक्षा की पूरी बुनियाद को ही एक तरह से हिला देता है। और ये एक बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल भी पूछता है, क्या हो अगर सीखने का हमारा तरीका ही गलत हो? क्या हो अगर ज्ञान का असली सोर्स टीचर हो ही नहीं? और आज हमारी बातचीत का मिशन इसी सवाल की तह तक जाना है। हम एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है लर्नोग्राफी। ये एक ऐसा मॉडल है जो कहता है कि सीखने का असली इंजन टीचर का पढ़ाना नहीं बल्कि एक ज्ञान कोश या जिसे नॉलेज बेस कहते हैं वो है। तो हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और ये हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम की इतनी तीखी आलोचना क्यों करता है। ठीक है, तो फिर इसी आलोचना से ही शुरू करते हैं। लेख मौजूदा सिस्टम की किस कमी पर सबसे पहले उंगली उठाता है? लेख सीधे सीधे एक शब्द की बात करता है, पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग मतलब निष्क्रिय सीखना। हाँ, जरा सोचिए एक क्लासरूम में होता क्या है। टीचर स्टेज पर है एक एक्टर की तरह। वो समझा रहा है, सवाल पूछ रहा है, टॉपिक को अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहा है। और स्टूडेंट्स बस ऑडियंस है, वो बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि क्लास में असली सीखने वाला छात्र नहीं बल्कि टीचर है। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, पर इस लेख के हिसाब से यही सच है। लेखक का तर्क है कि पढ़ाते समय असल में टीचर का दिमाग एक्टिव होता है। वो उस विषय के साथ जूझ रहा है और इस प्रोसेस में अपने ब्रेन पेज बना रहा है। छात्र तो बस जानकारी को रिसीव कर रहा है। तो छात्र के लिए असली काम कब शुरू होता है? उसके लिए असली सीखने का काम तो घर पर शुरू होता है, अकेले में। और लेखक कहता है कि घर का माहौल वो स्कूल वाला माहौल नहीं होता। और यहीं पर वो एक सवाल आता है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्लास में ब्रेन पेज कौन बना रहा है? अगर इसका जवाब टीचर है तो फिर छात्र क्या कर रहा है? एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक एकेडमिक बात नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन उस तनाव से है, उस परीक्षा के डर से है जिसकी बात आपने शुरू में की थी। बिल्कुल। लेखक ने एक किस्सा बताया है जब उन्होंने मेडिकल छात्रों को परीक्षा से ठीक पहले देखा था। वो सड़क पर डर के साथ टहलते हुए पढ़ रहे थे और ये तस्वीर दिखाती है कि हमारा सिस्टम डर पर चलता है। और इसमें दिमाग की क्या भूमिका है? लेख में एमिगडाला सिस्टम का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एमिगडाला हमारे दिमाग का फियर सेंटर है। जब हम डरे हुए होते हैं तो ये हिस्सा हावी हो जाता है और तब सीखना मुश्किल हो जाता होगा, बहुत मुश्किल। जब अमिगडाला एक्टिव होता है तो दिमाग का लॉजिकल और याद करने वाला हिस्सा मतलब कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता। तो हमारा सिस्टम अनजाने में छात्रों को एक ऐसी मानसिक स्थिति में डाल रहा है जहां सीखना सबसे मुश्किल है। ये तो वाकई एक दुष्चक्र है ना? हम डर पैदा करते हैं ताकि छात्र पढ़ें और वही डर उन्हें ठीक से पढ़ने नहीं देता। तो अगर टीचिंग इस समस्या का हिस्सा है तो समाधान क्या है? ये लर्नोग्राफी और ज्ञान कोश का आइडिया क्या है? यहीं पर यह मॉडल पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ज्ञान कोश को आप किसी विषय का एक मास्टर ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। मास्टर ब्लूप्रिंट? हाँ, ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये उस विषय की हर चीज का एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। परिभाषाएं, कॉन्सेप्ट्स, उनके बीच के कनेक्शंस, सब कुछ। इस मॉडल के अनुसार ज्ञान का असली स्रोत ये ज्ञान कोश है, कोई इंसान या टीचर नहीं। ठीक है, तो एक तरफ ज्ञान का ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सोर्स है, लेकिन एक छात्र वो उस तक पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचता है ट्रांसफर बुक्स के जरिए। इन्हें ब्रेन पेज बुक्स भी कहा गया है। लेख में इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे स्पेक्ट्रम बुक, मैट्रिक्स बुक। तो ये बस टेक्स्ट बुक का नया नाम है? नहीं, टेक्स्ट बुक से बहुत अलग। इनका काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये किताबें उस स्थिर ज्ञान कोश को एक्शन में बदल देती हैं। ये छात्र को कुछ करने पर मजबूर करती हैं। कुछ करने पर मजबूर करती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? एक किताब ये कैसे कर सकती है? देखिए, ये किताबें सवालों और टास्क के रूप में डिजाइन की गई हैं। जैसे एक स्पेक्ट्रम बुक में सिर्फ परिभाषाएं होंगी और छात्र का काम उन्हें याद करके लिखना है। अच्छा। मैट्रिक्स बुक में कॉन्सेप्ट्स के बीच के संबंधों को भरना होगा। मतलब छात्र सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, वो उस जानकारी के साथ लगातार इंटरेक्ट कर रहा है। ओ, तो फोकस टीचर से दिमाग से हटकर किताब से दिमाग पर चला जाता है। बिल्कुल, यही एक्टिव एंगेजमेंट इस मॉडल का दिल है।
असल में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि सीखने की जिम्मेदारी और कंट्रोल टीचर के हाथ से निकलकर सीधे छात्र के हाथ में आ जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। छात्र अब अपनी लर्निंग का ड्राइवर बन जाता है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जब एक छात्र इन ट्रांसफर बुक्स से इंटरैक्ट कर रहा होता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में क्या हो रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये मॉडल सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस से जुड़ने का दावा करता है। अच्छा, कैसे? लेख के अनुसार जब छात्र ये एक्टिव काम करता है तो ये उसके दिमाग के खास हिस्सों को ट्रिगर करता है। कौन से हिस्से? पहला है हिप्पोकैम्पस, दिमाग का सर्च इंजन। हाँ, जब आप कोई परिभाषा याद करने की कोशिश करते हैं तो हिप्पोकैम्पस एक्टिव हो जाता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंट्रोल करता है। और तीसरा है बेसल गैंग्लिया, जो आदतें बनाने में मदद करता है। बार बार अभ्यास से ये प्रक्रिया एक आदत बन जाती है। ठीक है, तो दिमाग के ये सारे हिस्से मिलकर काम कर रहे हैं, पर इसका नतीजा क्या है? स्रोत इसे क्या कहता है? इसका नतीजा है ब्रेन पेज मॉड्यूल का बनना। ब्रेन पेज मॉड्यूल? हाँ, और ये इस मॉडल का सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। देखिए, ब्रेन पेज सिर्फ एक याद की ली जानकारी का टुकड़ा नहीं है, ये आपके दिमाग में उस टॉपिक का एक पूरा फोल्डर है। एक पूरा फोल्डर? जी, उस फोल्डर में परिभाषा भी है, उससे जुड़े सवाल भी हैं, और वो दूसरे टॉपिक से कैसे जुड़ता है वो कनेक्शन भी है। तो जब जरूरत पड़ती है तो आप पूरा फोल्डर एक साथ खोल सकते हैं, सिर्फ एक पन्ना नहीं। वाह, ये तो एक बहुत शक्तिशाली एनालॉजी है। मतलब हम बिखरे हुए कागजों की जगह दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट बना रहे हैं। बिल्कुल, और ये कैबिनेट बनता है एक खास तरह के अभ्यास से, जिसे स्रोत साइक्लोजीड रिहर्सल कहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई गाना सीखते हैं, आप सिर्फ रट्टा नहीं मारते, उसे बार बार दोहराते हैं ताकि वो आदत बन जाए। हाँ, यही वो साइक्लिक रिहर्सल है, एक तरह की दिमागी कसरत जो जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट कर देती है। और इसका फायदा परीक्षा के समय मिलता होगा, जब सब कुछ जल्दी जल्दी याद करना होता है। हाँ, और उसे स्रोत एक और नया शब्द देता है, जाइट स्ट्रीम। ये वो स्थिति है जब आपको जवाब सोचने नहीं पड़ते, वे लगभग अपने आप आते हैं, क्योंकि दिमाग सीधे उस टॉपिक का पूरा फोल्डर खोल देता है। एग्जैक्टली। ये हाई स्पीड रिकॉल है जो तनाव को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी वाली बात तो समझ आए, लेकिन इसका असर असल जिंदगी में कैसा दिखेगा? एक छात्र के लिए, एक टीचर के लिए इसका मतलब क्या है? छात्रों के लिए तो फायदे साफ हैं। परीक्षा का डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और रटने की जगह गहरी समझ होगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है उनका स्वायत्त लर्नर बनना। ऑटोनॉमस, वो अब टीचर पर निर्भर नहीं है। सही बात। उनके पास ज्ञान कोश है और उसे एक्सेस करने के टूल्स भी हैं। और टीचर्स, उनकी दुनिया तो पूरी तरह बदल जाएगी। पूरी तरह। उनकी भूमिका एक परफॉर्मर से बदलकर एक फैसिलिटेटर या गाइड की हो जाती है। मतलब उनका काम ज्ञान देना नहीं रहा? नहीं, उनका काम है छात्रों को ज्ञान कोश को नेविगेट करने में मदद करना। अगर कोई छात्र कहीं अटक जाता है तो टीचर उसकी मदद करेगा। इससे टीचर का तनाव भी कम होता है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर टीचर सिर्फ एक गाइड है तो क्या हम उस प्रेरणा को नहीं खो देंगे जो एक महान शिक्षक अपने छात्रों में जगाता है? क्या ये मॉडल शिक्षा को बहुत ज्यादा मशीनी नहीं बना रहा? ये एक जायज चिंता है, और शायद इस मॉडल का जवाब ये होगा कि टीचर का काम प्रेरणा देना ही है, लेकिन ज्ञान का बोझ अपने कंधों पर लेकर नहीं। जब टीचर को हर परिभाषा खुद बताने की जरूरत नहीं है तो उसके पास हर छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का ज्यादा समय होता है। वो एक कंटेंट डिलीवरी मशीन की जगह एक असली मेंटोर बन सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। लेख में माता-पिता की भूमिका का भी जिक्र है, जो मुझे काफी अनोखा लगा। हाँ, ये वाकई अनोखा है। स्रोत मदर बुक और फादर बुक की बात करता है। ये बस एक नाम है, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि माता-पिता घर पर इन किताबों का इस्तेमाल करके बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि बच्चा क्या सीख रहा है और वे उस लर्निंग को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। ये घर और स्कूल के बीच की उस खाई को भर देता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जिसमें छात्र, शिक्षक और माता-पिता तीनों की भूमिका है साफ-साफ तय है। हाँ, और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से रीडिजाइन करना होगा। और एक और दिलचस्प बात, क्योंकि ज्ञान कोश पहले से ही इतना स्ट्रक्चर्ड है, ये भविष्य में
AI पावर्ड लर्निंग टूल्स के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन बनाता है। मतलब एआई इस डेटाबेस से सवाल बना सकता है? हाँ, सवाल बना सकता है, छात्र की प्रगति को ट्रैक कर सकता है और व्यक्तिगत मदद दे सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार ये है, लर्नोग्राफी का मॉडल हमारा ध्यान सिखाने के नाटक से हटाकर ज्ञान की संरचना पर लाने को कहता है, और लक्ष्य है एक ऐसी प्रणाली बनाना जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से मेल खाती हो, जहां छात्र एक्टिव निर्माता बने। बिल्कुल, और इसका केंद्रीय दावा यही है कि असली शक्ति ज्ञान कोश में है। जब छात्रों को उस कोश तक पहुंचने के सही उपकरण यानी ट्रांसफर बुक्स दे दिए जाते हैं तो वो खुद सीखने में सक्षम हो जाते हैं। यह उस सिस्टम को बदलने का वादा करता है जहां सीखना अक्सर तनाव और असफलता से जुड़ा होता है। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए हमारे श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकें। जरूर। स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताता है। वो कहता है कि इंसानी बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे दिमाग के भावनात्मक सर्किट लिम्बिक सिस्टम से ज्यादा जुड़ी है। ये भावनाओं और कहानियों से सीखती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वो दिमाग के लॉजिकल सर्किट से विकसित होती है। वो पैटर्न और डेटा पर काम करती है। तो सवाल ये है, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को AI की तरह काम करने के लिए डिजाइन कर दें, मतलब पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल डेटाबेस जैसा, तो इसके लंबे समय में हमारे दिमाग पर क्या असर होंगे? क्या हम कुछ ऐसा खो देंगे जो हमें इंसान बनाता है, या हम और भी बेहतर सोचने वाले बन जाएंगे?